जय हिंद। हम क्लास 10th का आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो बायोलॉजी का चैप्टर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जाति उद्भव क्या होता है। हम इस चैप्टर में जैव विकास पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकता को खत्म कर दिया है। जैव विकास मतलब कि जीव का विकास कैसे हुआ। पहले जानते हैं, माना जाता है ऐसा ना कि पहले एक जीव था, उस जीव से कई गो जीव बने। मतलब कि एक मान लीजिए कोनो जीव था किसी प्रकार का, उससे बन गया बकरी, गधा, घोड़ा, ये सब ऐसे मतलब इस प्रकार से बने, ऐसा माना जाता है। तो यही देख रहे हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे बना, इसके बारे में हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। तो देखिए, जाति उद्भव क्या होता है, स्पीसीजेशन क्या होता है। इसके पहले हमको जाति उद्भव समझने से पहले जानते हैं क्या समझना पड़ेगा कि जाति या प्रजाति क्या होती है और समष्टि क्या होता है। हम पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा, तो हम बताए थे कि जाति और समष्टि एक ही होता है, लेकिन हम उस लेक्चर में इसलिए एक ही बता दिए थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हल्का सा बस अंतर है। समझ जाइए कि हल्का सा क्या अंतर है, जाति और समष्टि में क्या अंतर है हल्का सा। देखिए, जाति और समष्टि, तो जाति को प्रजाति भी बोलते हैं और स्पीसीज भी बोलते हैं, और समष्टि पॉपुलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो देखिए समष्टि क्या होता है। एक ही प्रकार के जब जीव एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जब रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका का देखे होंगे, बहुत करिया करिया होते हैं सब, ओठ उन सबका लगता होगा पुआ जैसे, तो वो सब एक समष्टि हो गए। हम यहाँ पे है ना, हम एक समष्टि हो गए। मतलब मनुष्य जाति तो है, पूरा मनुष्य जाति ही है, हम मनुष्य ही तो हैं, वो भी मनुष्य ही तो, जानवर नहीं ना है। तो देखिए ना, हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है, लेकिन वो अलगे समष्टि का है, हम अलग समष्टि का है। समष्टि मतलब पॉपुलेशन। तो साउथ अफ्रीका का काला काला होते हैं सब, और उन सब का होठ कैसा होता है, पुआ जैसा होता है, मतलब मोटा मोटा होता है। तो ये समष्टि क्या हुआ, समष्टि मतलब कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में। काहे वहाँ पे काले होते हैं, कहाँ से कि वहाँ जो वातावरण है कुछ अलग होता है, गर्मी होता है वहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा दोनों रहता है, ठंडा गर्मी दोनों रहता है, तो इसलिए हम लोग अलगे हैं। तो समष्टि मतलब कि एक वातावरण में रहने वाले एक प्रकार के जीवों को क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कुत्ता है तो यहाँ के कुत्ता को एक समष्टि बोलेंगे, और वहाँ भी कुत्ता ही होगा लेकिन वो थोड़ा थोड़ा इससे अलगे होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक अलग वो समष्टि है। मतलब कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, जैसे वातावरण चेंज होगा, उसको क्या बोल देंगे कि एक समष्टि है। तो देखिए, समष्टि जो होता है, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग समष्टियाँ होती हैं। मतलब देखिए क्या हम बोल रहे हैं, समष्टि क्या होता है, मतलब कि एक भौगोलिक क्षेत्र में एक प्रकार का जहाँ मौसम रहता है, जहाँ वातावरण रहता है, वहाँ के एक प्रकार के जीवों को समष्टि बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य में, मनुष्य का अगर एक ठंडे वातावरण में रह रहा है तो उसको बोल देंगे एक समष्टि का है, गर्मी में रह रहा है एक समष्टि का है, वर्षा में रह रहा है एक समष्टि का है। मतलब कि एक एक समष्टि किसके हिसाब से बना रहे हैं कि किस वातावरण में ये रह रहा है, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। अब देखिए, जाति या प्रजाति क्या होती है, एक ही प्रकार के जीवों के समष्टियों के समूह को क्या बोलते हैं, जाति या प्रजाति। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे पूरा पृथ्वी पे अगर कहीं भी मनुष्य होंगे ना, कहीं भी आदमी हमारे जैसे दिखते होंगे ना, तो इनको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे कि मनुष्य जाति का। हम जानवर तो नहीं दिख रहा है ना आपको। तो देखिए, ये पूरा जितना पृथ्वी पे मनुष्य आदमी दिखेगा उसको क्या बोल देंगे कि मनुष्य जाति का है। मतलब कि एक प्रकार का जीव है जो, उसको क्या बोल दे रहे हैं, जाति। जैसे हम मनुष्य जाति के हैं, कुत्ता जो होगा कहीं भी होगा, सारे कुत्ता क्या बोल देंगे कि कुत्ता है, कुत्ते जाति से हैं सब। मतलब किसी भी कुत्ते को बोलेंगे तो ये कहेंगे कुत्ते के जाति का है। अब ऐसे बिल्ली होगी तो बिल्ली के जाति का। मतलब कि जो जीव आपस में जनन नहीं कर सकते हैं, जनन करके बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, तो उनको क्या बोल देंगे कि ये अलग अलग जाति के हैं। जैसे नहीं समझ में आया कि जनन, देखिए अगर बिल्ली कुत्ता का जनन कराएंगे तो उससे बच्चा पैदा होगा, नहीं होगा। कहाँ से कि दोनों अलग अलग जाति के हैं। बिल्ली जाति का है कौन सी जाति का है, कुत्ता जाति का है। मतलब ये आप 11th में इन सब के जाति के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से। बस ये समझिए कि ये अलग जाति का है बिल्ली, और ये कुत्ता अलग जाति का है। मतलब कभी भी रिप्रोडक्शन कराएंगे तो ये बच्चे को जन्म नहीं देंगे। कहाँ से कि दोनों अलग जाति का है। तो देखिए, अलग अलग जातियाँ जो हैं जनन करने से
बच्चा नहीं पैदा करेंगी। लेकिन अलग अलग समष्टि जो है, अलग अलग अगर समष्टि रहेगा तो वो अगर जनन करेगा तो क्या हो जाएगा, वो अगर जनन करेगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा। मान लीजिए एगो यहाँ का आदमी, एगो साउथ अफ्रीका का आदमी शादी कर लिया, उसका बच्चा नहीं पैदा होता है, लेकिन यहाँ का आदमी शादी नहीं करता है। तो अब देखिए, लेकिन होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा बच्चा पैदा तो होगा बच्चा। तो मतलब कि एक अलग अलग समष्टियाँ जो है जनन करके बच्चा पैदा कर सकती हैं। वो साउथ अफ्रीका का आदमी अलग समष्टि का है और यहाँ का आदमी अलग समष्टि का है। तो दोनों अलग अलग समष्टि के हैं, अलग अलग पॉपुलेशन के हैं, लेकिन जनन करेंगे तो क्या होगा, बच्चा पैदा होगा। ठीक, अब जो जाति है, अलग अलग जातियां अगर जनन करेंगी तो बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया। जाति उद्भव क्या होता है, स्पीसीजेशन क्या होता है। देखिए, जाति का बंटना क्या होता है, स्पीसीजेशन होता है, मतलब जाति उद्भव होता है। नहीं समझ में आया, जाति का बंटना क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए मनुष्य जो है बच्चा पैदा कर रहा है, ऐसे पैदा करते करते क्या हुआ, इतना ना बच्चा में चेंज आ गया। आप देखे होंगे हर एक बच्चा जो होता है अपने माता पिता से अलग होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, नहीं तो उसके माता पिता को उसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे, कौन आया है, उसका माता पिता आया है कि आया है, नहीं पहचान पाएंगे ना। अब मान लीजिए पूरा दुनिया में एक समान पूरे आदमी हो गए तो कैसे पहचानेंगे कि है कौन है कौन है कौन है। सौरू को मिंटू चिंटू बोल देंगे, कुछ बोल सकते हैं ना। तो ये काहे अलग अलग होते हैं, मतलब धीरे धीरे अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं, माता पिता से अलग बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जो थोड़ा थोड़ा अलगपन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भिन्नता आ रहा है, वो क्या होगा, धीरे धीरे बदलते बदलते हो सकता है कि एक नया जीव बना दे, एक नया जाति बना दे। तो क्या बोलेंगे कि जाति उद्भव हो गया। मतलब क्या, मान लीजिए कि मनुष्य से कौन राक्षस पैदा हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे कि ये जाति उद्भव हो गया। अब जाति उद्भव कब होगा, जब कि राक्षस जो पैदा हुआ है मनुष्य से जनन करके बच्चा पैदा ना कर सके, मतलब उसके जनन करने से कोई भी बच्चा पैदा ना हो, तब क्या बोलेंगे कि ये जाति उद्भव हो गया, नया जाति बन गया। अब मान लीजिए कि मनुष्य जनन किया, चाहे कुत्ता जनन किया, कुत्ता से क्या बन गया, कुछ और जीव बन गया, कुछ और मान लीजिए ऐसा कुछ बन गया जो कुत्ता से अलग है, अभी तक कोई जीव नहीं है पृथ्वी पर वैसा, तब क्या बोलेंगे कि ये भी जाति उद्भव हो गया। मतलब जो पैदा हुआ है जीव कुत्ता से, और कुत्ते का जब जनन होगा तो क्या होगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे। कहाँ से कि जाति उद्भव हो गया, मतलब कि जाति का बंटना क्या हो जाता है, जाति उद्भव हो जाता है। नहीं समझ में आया, मतलब कि अगर एक जाति से दूसरा जाति बन जाता है, जैसे जनन करते करते क्या होता है ना, कुछ विभिन्नताएं आती हैं, कुछ अलगपन आने लगता है। जैसे कि मनुष्य में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है ना, हो सकता है आगे चल के ये बदल जाए, कौन और जाति में बदल जाए। जैसे पहले डायनासोर थे, सुने होंगे ना, तो ऐसे बदलते बदलते क्या हुआ, ऐसे जीव का जन्म हुआ। डायनासोर तो मर गए, जो जीव बचे वो बदलते बदलते क्या हुआ, कई जीव का निर्माण कर दिए। वैसे ही हो सकता है मनुष्य भी आगे चल के एगो नया जीव का निर्माण कर दे, एगो नया जाति का निर्माण कर दे जो कि इससे अलग हो, पूरा पूरा अलग हो। तो उसी को बोलते हैं जाति उद्भव। जब एक जाति से दूसरी जाति बन जाती है, मतलब कि मनुष्य से कौन और जीव बन जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे कि जाति उद्भव हो गया, स्पीसीजेशन हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कौन महिला है, ठीक, अब उसका बच्चा पैदा हुआ, ठीक, तो उसका बच्चा कोई लड़की है मान लीजिए, उसका 2 दांत निकल गया ऐसे राक्षस जैसे, ठीक, तो क्या होगा, राक्षस जैसे निकल गया। अब वो जो है, अब मनुष्य से जो राक्षस जैसे पैदा हुई है, वो मनुष्य से जनन करके बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो ये जो है कौन सा है, ये अलग हो गया, जाति जो है अलग हो गया। तो इस प्रक्रिया क्या बोलती है कि जाति उद्भव हो गया, मतलब नया जाति बन गया। ठीक, अब इसका दांत उतना निकालिएगा, नहीं तो ये बहुत अभी भी ऐसे ही तूफान है तो 10 गुना तूफान हो जाएगा। तो अब देखिए, ऐसे ही तूफान आता रहता है अभी बिना दांते का। तो चलिए अब देखते हैं सूक्ष्म विकास क्या होता है, माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, माइक्रो इवोल्यूशन मतलब देखिए, माइक्रो और मैक्रो में पहले अंतर समझिए। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, माइक्रोस्कोप सुने होंगे, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। तो कैसे याद रखेंगे, माइक्रोस्कोप मतलब छोटी छोटी चीज को देखना होता है तो क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी यूज करते हैं। मैक्रो मतलब कि बड़ा, देखिए मैक्रो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्रो मतलब बड़ा। जब बड़ी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो, यानी बड़ा हो गया। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। तो इतना समझ गया कि माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या होता है। देखिए, सूक्ष्म विकास क्या होता है, माइक्रो इवोल्यूशन, इसके नाम से पता चल रहा है ना, समष्टि में छोटे छोटे परिवर्तन जब आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा है
यानी सूक्ष्म विकास हो रहा है। नहीं समझ में आया? जैसे देखिए क्या हुआ, एगो माता पिता हैं, वो रिप्रोडक्शन किए, ठीक। एगो ये दोनों माता पिता जो हैं बहुत ब्लैक हैं, काले हैं। इसके बच्चों का जो जन्म हुआ एकदम गोरा हो गया, तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म विकास हो गया। कहाँ से कि जाति होती तो नहीं न बदला है, मनुष्य तो है, भले करिया है, भले गोर है, इससे इससे ये दोनों काले हैं, तो ये रंग ही न बदला है। तो ये छोटा विकास है, छोटा सा विकास हुआ है। विकास मतलब कि पिछले पीढ़ी से अलगे हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो ये देखिए ना, ये काले थे सब, और काला से धीरे से गोरा हो गया। तो ये जब गोरा हो गया तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा विकास हुआ, थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ। तो इसको क्या बोल दिए कि सूक्ष्म विकास हुआ, छोटा सा विकास हुआ। समझ में आया? तो जब छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं, जब पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी थोड़ा सा परिवर्तन उसमें हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म विकास हुआ है, यानी माइक्रो इवोल्यूशन हुआ है, माइक्रो इवोल्यूशन हुआ है। समझ में आया? अब मैक्रो इवोल्यूशन क्या होता है? मैक्रो इवोल्यूशन देखिए, मैक्रो इवोल्यूशन अब समझ में आ रहा होगा कि बड़े स्तर पे परिवर्तन आएगा। तो अब देखिए, अब उसी जाति में परिवर्तन नहीं आएगा, अब अलग जाति हो जाए। मान लीजिए मनुष्य है, अब मनुष्य जनन किया और कौन और ही बन गया, कौन और ही जीव बन गया, कुछ और ही मान लीजिए कि हमसे अलग बन गया जो इस पृथ्वी पे नहीं है, ठीक। ऐसा बन गया कि वो पत्थर खाता है। मान लीजिए मनुष्य से ऐसा जीव जन्म लिया जो पत्थर खाता है, तब क्या करेंगे? तो ये जो है, ये जो विकास हुआ है, पत्थर खाने वाले जीव जो बने हैं, इसको क्या बोल देंगे कि मैक्रो इवोल्यूशन हो गया है, मतलब बड़ा विकास हो गया। समझ में आया कि बड़ा विकास क्या होता है? जब जाति या उससे बड़े स्तर पर जब विकास होता है, मतलब कि एक जाति से दूसरा जाति बन गया, मतलब जाति उद्भव हो गया। देख रहे हैं, एक तरह से जाति उद्भव हो रहा है। तो जाति उद्भव हो जाए, चाहे इससे बड़ा कुछ और ही परिवर्तन आ जाए। अब इससे बड़े वाले में आप 11 में पढ़ेंगे कि वंश में परिवर्तन आ जाता है। वंश क्या होता है, अब ये आप 11 में पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो आप वहाँ पे समझेंगे। देखिए, ये जो जाति उद्भव हुआ है, इसको क्या बोल देंगे कि माइक्रो इवोल्यूशन हुआ है। मतलब कि अगर इससे छोटा परिवर्तन होगा तो कहेंगे माइक्रो इवोल्यूशन। अगर मान लीजिए मनुष्य है, वो 3 टांग का हो गया, 3 टांग का, ठीक, तो भी बोलेंगे कि माइक्रो इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन अगर वो मतलब कि दूसरा जीव ही बना दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो इवोल्यूशन। मतलब माइक्रो इवोल्यूशन मतलब बड़ा विकास हो जाएगा। तो ये बड़ा विकास यानी माइक्रो इवोल्यूशन होता है। समझ में आ गया? अब कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं कि कुछ शब्द क्या कहते हैं। देखिए, जीन प्रवाह क्या होता है, जीन फ्लो सुने होंगे। ले अब आपको बताए हैं कि हम कोशिका से बने हैं, कोशिका एक को जोड़ दिए हैं तो हम बन गए हैं पूरा। मतलब बहुत मिलियन ट्रिलियन कोशिका हमारे शरीर में हैं, मतलब हम पूरा कोशिका को जोड़ जोड़ के बने हैं, ठीक। समझ में आया? तो ये वो कोशिका को जब नकोट के देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है, उसमें हमको कोशिकांग मिलते हैं। उसमें जब झांक के देखते हैं कोशिका में तो हमको मिलता है कोशिकांग। जैसे कि उसके अंदर मतलब कुछ ऑर्गन मिलते हैं, कुछ अंग मिलते हैं कोशिका के, तो उसी को बोलते हैं कोशिकांग। मतलब जब कोशिका के अंदर कुछ अंग मिलते हैं उसी को बोलते हैं कोशिकांग। अब देखिए, जब इसके अंदर वह झांक के देखते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमको केंद्रक मिलता है। केंद्रक जो है एक कोशिकांग है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोम, लाइसोसोम ऐसे कुछ मिलते रहते हैं सब, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम वगैरह। तो ये इन सबको क्या बोलते हैं, कोशिकांग। लेकिन हमको इस जीन प्रवाह को समझने के लिए बस केंद्रक के बारे में समझना है। देखिए, केंद्रक को जब खखोर के देखते हैं, मतलब कि इसको फोड़ के देखेंगे ना, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा डीएनए और कुछ तरल पदार्थ। तरल पदार्थ को होने पे हमको चाहिए डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम पहले मिलेगा, पहले क्रोमोसोम मिलेगा, डीएनए नहीं मिलेगा। तो क्रोमोसोम जो होता है एक्स टाइप का, हम बताए हैं आपको कि एक्स टाइप का होता है क्रोमोसोम, ठीक। तो एक्स टाइप का जो क्रोमोसोम है, इसको जब न कोटेंगे, देखिए कुछ द्रव मिलेगा, एक्स टाइप का क्रोमोसोम मिलेगा। तो हमको द्रव से कौन मतलब नहीं है, हमको क्रोमोसोम से मतलब है। तो क्रोमोसोम को निकालेंगे। अब क्रोमोसोम को जब देखेंगे तो ये एक्स टाइप का दिखेगा। अब अलग अलग जीव के कोशिका में इसकी संख्या अलग अलग होती है। अब इसको नकोट के जब खींचते हैं ना, तो इसमें से क्या निकलता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, एक धागा जैसा संरचना होता है। और जब इस डीएनए को खूब बढ़िया फैलाते हैं तो इसे दिखता है। देखिए, लगता है कि सीढ़ी ऐठा हुआ है। इसका एक वो ऐठा हुआ जो भाग है ना, उसको क्या बोल देते हैं, जीन। समझ में आया? ये जो एक भाग है जीन,
एक भाग है जीन। तो ये जीन होता है। अब जीन प्रवाह क्या होता है, देखिए हम आपको जनन वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं कि जब जनन होता है तो डीएनए जो होता है वो एक मतलब डीएनए जो होता है उसका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो बच्चे में भी जाता है। मतलब कि बच्चे में डीएनए स्थानांतरित होता है, संचरित होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या जाता है, डीएनए जाता है, कोशिका बनता है। क्या कोशिका बनता है, वो कोशिका जो होता है युग्मक, उसका नाम हम दे देते हैं। और दोनों युग्मक जब दोनों कोशिका मिलते हैं तो कोशिका में क्या होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है। जब मिलेंगे तो मिल ही नहीं रहा है, और जब मिलेंगे तो बच्चा पैदा होगा, और जब मिल रहा है तो बच्चा पैदा हो रहा है। तो इसमें डीएनए था, इसमें भी डीएनए था। अब डीएनए जो है पिछली पीढ़ी से इस पीढ़ी में चला आया, तो इसी को बोलते हैं डीएनए का संचरण हो गया। तो डीएनए ही तो है जीन। जीन क्या है, जीन जो है डीएनए जो है जीन का समूह है। मतलब कई गो जीन को जोड़ देने से डीएनए, और डीएनए को लपेट दे रहे हैं क्रोमोसोम, खत्म बात। तो समझ में आ गया। तो ये देखिए ना, ये एक्चुअल में डीएनए ही जा रहा है अगली पीढ़ी में। तो डीएनए का ही क्या करना, जीन का ही, देखिए जीन ही जा रहा है अगली पीढ़ी में, सॉरी जीन ही अगले पीढ़ी में जा रहा है। और जीन से मिलकर डीएनए बना है, तो कुछ कर सकते हैं, डीएनए जा रहा है, जीन जा रहा है, क्रोमोसोम जा रहा है, इन तीनों में से कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जीन प्रवाह दिया है, जीन फ्लो दिया है। मतलब कि देखिए जीन फ्लो क्या होता है, जब जीन जो है एक समष्टि से दूसरे समष्टि में प्रवेश करती है तो उसी को क्या बोलते हैं, जीन फ्लो, मतलब कि जीन प्रवाह बोलते हैं। नहीं समझ में आया, समष्टि। मान लीजिए कि एगो साउथ अफ्रीका का आदमी लाए और एगो यहाँ का आदमी, जब जनन कराएंगे तो दोनों का जीन मिलेगा आपस में। और जीन जो है इस बचवा में चला गया, क्या हो गया, जीन फ्लो हो गया। जीन मिल रहा है ना, जीन इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में चला गया, तो इसको क्या बोल देंगे, जीन फ्लो हो गया। समझ में आया। तो ये मतलब कि जीन फ्लो क्या है, जीन फ्लो अलग अलग समष्टियों के बीच जनन करने से जो जीन का संचरण होता है उसी को क्या बोलते हैं, जीन प्रवाह या जीन फ्लो बोलते हैं। समझ में आया। अब जीन पूल क्या होता है, जीन पूल जानते हैं। जीन पूल एक्चुअल में क्या चीज़ को बोलते हैं, किसी भी जीव के डीएनए को बोल देंगे जीन पूल। देखिए ना, कुछ नहीं है, किसी भी जीव के डीएनए को क्या बोल देते हैं, जीन पूल। देखिए आपके बुक में दिया है, आपके बुक में क्या दिया है कि एक ही प्रजाति के सभी जीवों के जितने भी गुण वाले जीन हैं उनका समुच्चय क्या कहलाता है, उनका समुच्चय कहलाता है जीन पूल। अभी तो आपके ऊपर से गया होगा तो समझ में नहीं आया, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि बस आप समझिए डीएनए को क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। डीएनए जो होता है ना उसी को जीन पूल। देखिए समुच्चय का अर्थ होता है ना कि उसमें कुछ भी दोहराया ना जाए। तो मान लीजिए मनुष्य में लक्षण है कि उसका बाल होगा, ठीक। तो मनुष्य का क्या बोले हैं हम कि एक प्रजाति के सभी समष्टियों के सभी जीवों में, मतलब मनुष्य के सभी जीवों में जितने जीन हैं, मतलब जितने जीन हैं, जितने लक्षण वाले जीन हैं, उनके समुच्चय को क्या बोलते हैं, उनके समुच्चय को बोलते हैं जीन पूल। अब देखिए समुच्चय का अर्थ क्या होता है, समुच्चय का अर्थ होता है ना कि कुछ चीज़ को दोहराएंगे नहीं। मतलब ये अगर थोड़ा मैथ में देखा जाए तो देखिए मैथ में होता है कि 1 2 3 ऐसे, मतलब ये एक समुच्चय हो गया। अब ऐसे हम इसमें नहीं लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, मतलब कि किसी भी अंक को हम दोहरा नहीं सकते हैं उस ग्रुप में। तो उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। मतलब जिस चीज में किसी चीज को दोहराया ना जाए, जिस ग्रुप में किसी चीज को दोहराया ना जाए उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, उसी ग्रुप को समुच्चय बोलते हैं। मैथ है थोड़ा, तो आप समझिए बस कि डीएनए को ही क्या बोलते हैं, जीन पूल। लेकिन जो अभी अच्छे से समझना चाहते हैं वो समझिए कि जो समुच्चय होता है उसमें किसी चीज को दोहराएंगे नहीं। मतलब मान लीजिए बाल बनाने वाला एगो जीन यहाँ रख दिए, तो अब दूसरे मनुष्य का बाल बनाने वाला जीन यहाँ नहीं रखेंगे। बोल रहा है कि सभी प्राणियों में पाए जाने वाले सभी जीनों के समुच्चय को, सभी जीन के समुच्चय को। अब बताइए ना, सभी प्राणियों में मतलब कि एक जाति के सभी प्राणियों में, जैसे हम हो गए, कौन और ही हो गया, मतलब कोई और ही आ गया, अब उसका जीन निकाले, हमारा जीन निकाले, और सब मतलब पूरे मनुष्य जाति का जीन लेकर के उसका समुच्चय बनाएंगे तो ढेर सारा हो जाएगा। लेकिन समुच्चय बनाना है तो मतलब बाल
बाल वाला एक कहीं रहेगा, चाहे कोनो आदमी का लाओ, पैर वाला एक कहीं रहेगा, गोड़ वाला एक कहीं रहेगा, सब अंग वाला एक कहीं रहेगा, जौन जौन सूचना वाला होगा एक कहीं रहेगा जीन। अब बताइए, जीन जो होता है यह एक डीएनए में पूरा पूरा होता है, मतलब कि एक डीएनए में सभी लक्षणों के जीन उपस्थित रहते हैं। सभी लक्षणों के लिए, मतलब बाल बनाने के लिए, आँख बनाने के लिए, हाथ बनाने के लिए, नाक बनाने के लिए, गले बनाने के लिए, सब चीज़ का जीन एक डीएनए में रहता है। ठीक, अब बताइए, डीएनए में सब चीज़ का जीन रहता है। समूहवा का है, देखिए ना, समूहवा एक्चुअल में सब लक्षण का जीन है, और सब लक्षण के जीन को ही हम डीएनए बोलते हैं। मतलब हर एक लक्षण के जीन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? डीएनए। तो देखिए ना, डीएनए को ही तो जीन पूल बोल रहा है एक्चुअल में। क्या बोल रहा है? डीएनए को ही जीन पूल बोल रहा है। मतलब कि जीन पूल, मतलब जीन पूल इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण क्या होता है? भौगोलिक पृथक्करण उस पृथक्करण को बोलते हैं जब किसी भौगोलिक घटना के कारण जीव जनन नहीं कर पाते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, अब मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, कोई मतलब महिला पार्टनर कुछ दूरी पे है, ठीक। अब मान लीजिए बीच में से जमीन फाट गया, क्या होगा? दोनों जानी अलग हो जाएंगे, तो जनन कर पाएंगे? नहीं। कहाँ से कि वो गया उस पार, हम हैं इस पार। अब बताइए, उस पार जाने के लिए रास्ते नहीं है, तो जनन कैसे होगा? मतलब भौगोलिक घटना के कारण जब दो समष्टियां आपस में जनन नहीं कर पाती हैं, याद रखिएगा, एक ही प्रजाति की दो समष्टियां, मतलब मनुष्य का दो समष्टि आपस में जनन न कर पाए, आपस में रिप्रोडक्शन न कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं भौगोलिक पृथक्करण, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक। तो देखिए, अब मान लीजिए कि दो आदमी खड़ा है, मतलब एगो अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, एगो यहाँ का, बीचवा में से धरती फाट गया, चाहे बीचे में से पहाड़ निकल गया, इतना फीट ऊपर निकल गया कि उसको चढ़ के उधर जाने का मन नहीं किया। अब बताइए, जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक क्या होगा? तब तक मिलन नहीं होगा, तब तक बच्चा पैदा होगा नहीं होगा। कैसे कि दोनों अपना युग्मक देते हैं, और जब तक युग्मक नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा? बच्चा पैदा नहीं होगा। और जब युग्मक नहीं मिलेगा तो इसी युग्मक में तो जीन होता है। तो बताइए, जीन जब नहीं मिलेगा तो इसी को क्या बोलते हैं? भौगोलिक पृथक्करण। मतलब पृथक्करण मतलब अलग हो गए, पृथक्करण मतलब पृथक्कृत हो गए, अलग हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक पृथक्करण, यानी जियोग्राफिकल आइसोलेशन। समझ में आ गया कि भौगोलिक पृथक्करण क्या होता है? तो इसी के यही होता है भौगोलिक पृथक्करण। अब देखिए, अब इसके कारण क्या क्या हो सकता है भौगोलिक पृथक्करण के कारण? अब मान लीजिए यही आदमी इसमें रह गया, यही आदमी साउथ अफ्रीका में रह गया, तो अब साउथ अफ्रीका वाला जनन करेगा, धीरे धीरे इसमें क्या आएगा? चेंजेज आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ना चेंज आ जाएगा कि दूसरा जाति का निर्माण कर लेगा। तो ऐसा हो सकता है कि उसका दो दांत हो, ऐसा हो सकता है कि आँख उसका बाहर हो, एंटीना जैसे निकला हुआ हो सकता है हाथ उसका ना हो, पैर से वो खाना खाता हो सकता है कि मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मतलब चेंज आ सकता है इसके कारण, भौगोलिक पृथक्करण के कारण। अब मान लीजिए ये दोनों अगर जनन कर लिए होते तो क्या होता? ये तो अलगे हुए तब तो समझ लिए। अब ये दोनों जनन कर लिए होते तो क्या होता? इन दोनों का माध्य आ जाता, मतलब है काला है गोरा है, तो काला गोरा यानी पक्का पानी का सुने होंगे देहात में, तो इसको पक्का पानी का बचवा पैदा हो जाता। तो ये थोड़ा थोड़ा इनमें विभिन्नता को खत्म कर देता। देखिए ना, बिचवहिया आ गया तो क्या हुआ? विभिन्नता थोड़ा अलगपन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जो भौगोलिक पृथक्करण है, इससे क्या होता है? नई जाति के उत्पन्न होने का थोड़ा थोड़ा क्या होता है? संभावना रहता है। तो इसलिए ये भौगोलिक पृथक्करण भी जरूरी है, ताकि नई प्रजाति, जो नया जीव है पृथ्वी पे, जन्म ले सके। अब समझ में आ गया भौगोलिक पृथक्करण होता क्या है, इससे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर भौगोलिक पृथक्करण नहीं रहेगा तो विकास ज़्यादा, मतलब जाति उद्भव कम होगा, जातीय उद्भव न हो रहा है। मान लीजिए करिका से ऐसे जनन करते करते कौन और ही जीव बन जा रहा है, जिसका आँख बह रहा है, दांत बह रहा है, ऐसे कुछ बन जा रहा है, तो क्या है? भौगोलिक पृथक्करण के कारण क्या हुआ है? जाति उद्भव हुआ है, नया जाति बना है, तो इसी को भौगोलिक पृथक्करण बोलते हैं। अब जननिक पृथक्करण क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उस आइसोलेशन को कहते हैं जब दो जीव साथ रहते हुए भी क्या होता है?
साथ रहते हुए भी उनके बीच दूरियां रहती हैं, साथ होते हुए भी हैं दूरियां, सुने होंगे ना। तो देखिए ये साथ रहते हुए भी मतलब जनन नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जननिक पृथक्करण। क्या बोलते हैं, जननिक पृथक्करण, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। समझ में आ गया। जब दो जीव साथ हैं और वो जनन नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जननिक पृथक्करण। अब ये काहे होता है, अब देखिए ना, अलग अलग जाति के बीच शादी नहीं होता है, अलग अलग कास्ट के बीच, देहात में नहीं होता है, देखे होंगे। अब मान लीजिए कोनो कोई मतलब जाति का नाम नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई जाति है कोई अलग जाति है, दोनों का शादी जल्दी देहात में लोग नहीं कराते हैं। तो ये देखिए ना, साथ होते हुए भी इन दोनों के बीच दूरियां हैं। तो ये जो दूरियां हैं इसी को क्या बोलते हैं, जननिक पृथक्करण। मतलब अलगे हो गए बेचारे सब, पहले मतलब मिले हुए थे, पहले रिलेशन में थे सब, लेकिन अब नहीं है, कहाँ से कि इन सब का शादी नहीं हुआ। अब देखिए अब क्या हो गया, अब ये जननिक पृथक्करण हो गया। तो इसके वजह से भी हो सकता है। अब कारण क्या है इसका, देखिए कारण, अब एक्चुअल में कारण बता रहे हूँ तो मतलब ऐसे ही बताएं। देखिए डीएनए में बदलाव जिससे क्रोमोसोम संख्या बदल जाते हो। जैसे मान लीजिए कि एगो आया, क्या हुआ, एगो आया, एगो एक तरीका वाला जो आदमी है वो क्या हुआ, जनन किया, इससे एगो नया जीव बन गया। ठीक, अब नया जीव बन गया, नौका जीव इधर आ गया। ठीक ठीक, क्या हुआ, इधर आ गया, चाहे यह जीव बना, लेकिन इसके क्या हुआ, क्रोमोसोम में डीएनए में कुछ चेंज आ गया। काहे, कैसे कि काला हो रहा था, धीरे धीरे क्या कर रहा था, धीरे धीरे गोराई वाला की तरफ, गोराई वाले क्षेत्र में आ रहा था। मतलब गर्मी में है लेकिन धीरे धीरे ठंडा वाला में आ रहा है। अभी बचवा पैदा करेगा ना, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेज आएगा ताकि वो ठंडा में रह सके, थोड़ा थोड़ा गोरा होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा उठवा उसका पतला होने लगेगा, पुआ जैसे नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए ना, नया नया बच्चा बना रहा है तो इसे बनाते बनाते क्या होगा, अलग यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके जीन में क्या हुआ, चेंज आ गया, तभी तो ये गोरा हुआ है। अब बताइए इधर आया, अब हो सकता है कि इतना ना जीन में उसके चेंज आ जाए कि डीएनए में बदलाव इतना ना आ जाए, डीएनए जीन कहीं ना है तो डीएनए में इतना ना बदलाव आ जाए कि क्रोमोसोम संख्या जो है अलग हो जाए। मतलब देखिए क्या होता है, देखिए बच्चा कैसे पैदा होता है, जब तक सम संख्या में गुणसूत्र नहीं हो जाते हैं एक कोशिका में तब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है। मतलब युग्मक मिलने के बाद जब तक उस युग्मनज में, यानी युग्मक मिलने के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज में जब तक सम संख्या में गुणसूत्र नहीं हो जाते हैं तब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है। देखिए कैसे, अब मनुष्य वाले में आप देखे होंगे तो मनुष्य वाले में क्या हुआ था, 23 गो क्रोमोसोम वाला मेल गैमेट था और 23 गो क्रोमोसोम वाला मादा गैमेट था, मादा युग्मक था। अभी दोनों मिले तो कितना हो गया, 46। 46 क्या है, सम संख्या है। तो युग्मक जो बना, युग्मनज जो बना 46 गो गुणसूत्र वाला बना। तो ये मतलब जब तक सम संख्या में युग्मक नहीं होते हैं तब तक बच्चा नहीं पैदा होता। अब ये डिटेल से आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब बस यहाँ के लिए इतना समझिए कि सम संख्या में गुणसूत्र होना चाहिए। अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि इधर हो गया जो अफ्रीका वाला है, अफ्रीका वाला, साउथ अफ्रीका वाला जो ब्लैक वाला है, उसमें क्या हो गया, उसमें 47 गो हो गया और 47 गो इधर आया तो इधर क्या हुआ, इधर 46 गो वाला है। अब इससे गैमेट बनेगा तो इससे बनेगा 23। अब इधर या गैमेट बना रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन से, तो देखिए ना को गो बन रहा है, बन रहा है 23.5 गो। अब बताइए 23.5 गो वाला से जनन होगा, 23.5 गो से ऐसे बनता नहीं है लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। तो 23.5 गो, 23.5 गो, अब बताइए नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। इसलिए मतलब डीएनए में चेंज के वजह से क्या आ गया, डीएनए में चेंज की वजह से क्रोमोसोम संख्या में भी चेंज आ गया, क्रोमोसोम की संख्या अलग हो गई। अब यांत्रिक पृथक्करण क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या अलग हो गई। जब क्रोमोसोम मिलेंगे तो क्या हुआ, क्रोमोसोम मिलेंगे उसके बाद उसमें सम संख्या में नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसके कारण जननिक पृथक्करण हो सकता है। यांत्रिक पृथक्करण क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो साउथ अफ्रीका वाला है, विकास करते करते, नया बच्चा पैदा करते करते इतना ना नया बच्चा पैदा कर दिया कि उसका जननांग थोड़ा सा अलग हो गया, अलग हो गया मतलब कि मनुष्य से अलग हो गया। अब इधरिया वाला है उसका तो जननांग वही है। अब बताइए जब जननांग दोनों का अलग हो गया तो क्या होगा, जनन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे कि इसका जननांग अलग है, इसका जननांग अलग है। तो इसके वजह से यांत्रिक पृथक्करण हो जाता है, जननांगों की आकृति बदल जाती है, तो इसके कारण यांत्रिक पृथक्करण हो जाता है। तो ये भी यांत्रिक पृथक्करण भी जननिक पृथक्करण पे प्रभाव डालता है, मतलब जननिक पृथक्करण को जन्म देता है। मतलब कि साथ रहते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं इसके चलते। अब जनन काल का अलग अलग होना है, आप पढ़े होंगे पीरियड जो होता है, पीरियड उसमें ओव्यूलेशन पढ़ाए थे हम।
ये क्या होता है, एग रिलीज जब होता है ओवरी से तो उसी को बोलते हैं ओवुलेशन। अब बताइए उसमें 14वें 15वें दिन आ रहा था, तो वैसे ही किसी और में अलग हो गया तो क्या हुआ, वैसे मतलब चेंज के वजह से अलग टाइमिंग की वजह से क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते ठंडी में बच्चा पैदा करते हैं और कोई आ गया गर्मी में बच्चा पैदा करने वाला कुत्ता, अब ये दोनों जनन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कैसे, क्यों, गर्मी में पैदा करेगा, ठंडी में जनन करेंगे, बच्चे नहीं पैदा होगा। तो ये बच्चा जो है कैसे पैदा होगा, जब तक उन दोनों का जनन काल समान नहीं होगा, भले कुत्ता है लेकिन नहीं होगा। ठीक, अब देखिए भौगोलिक पृथक्करण के कारण भी हो सकता है। मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक, अब नदी एगो बीच में आ गया, एगो इधर आदमी आ गया, तो अब बताइए ना, दो लोग जनन कर पाएंगे नदी की वजह से, नहीं कर पाएंगे। वैसे मतलब कर सकते हैं लेकिन इसके वजह से कुछ सेपरेशन हो गया, अलग हो गए दोनों, मतलब कि दोनों जनन नहीं कर सकते हैं। तो भौगोलिक पृथक्करण के कारण भी जनिक पृथक्करण आ जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया। आशा है कि आपको ये सब जो समझाया है वो समझ में आया होगा, और इसका नोट्स आपको चाहिए तो आप जाकर व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।